हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्रंथि के एड्रिनल ग्लैंड के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने एनाटॉमिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया। उसके बाद में हमने सबसे पहले हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन का नाम लिखा था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे दूसरे हार्मोन के बारे में, दैट इज फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है कॉर्टिसोल। अब हमने जब एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ा वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में तीन टाइप के हार्मोन होते हैं। पहला कॉर्टिसोल, दूसरा कॉर्टिसोन और तीसरा कॉर्टिकोस्टेरोन। मींस तीन टाइप के हार्मोन होते हैं। यहां हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर कॉर्टिसोल का ही नाम लिखा है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन पता होना चाहिए कि यहां कॉर्टिसोल जो होता है वह टोटल टाइप्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में से 95% हिस्सा जो है वह कॉर्टिसोल का होता है, 1% कॉर्टिसोन का और 4% कॉर्टिकोस्टेरोन का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन जो होता है, इसमें सबसे पहला फंक्शन हम बात करें तो पहला फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। मीन्स यह बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म की अगर बात आती है तो यहां फिर हम बात करेंगे तीन प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पर इन्फ्लुएंस के बारे में। तीन न्यूट्रिएंट्स मीन्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तीनों के ऊपर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन अपना इन्फ्लुएंस दिखाने वाला है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर पहला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या प्रभाव दिखाने वाला है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यह हार्मोन जो होता है यह प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा? यह प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज करेगा। मीन्स यह एक प्रकार का कैटाबॉलिक हार्मोन है, तोड़ने वाला हार्मोन है। यह प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाएगा। प्रोटीन ब्रेकडाउन से मतलब है कि यह जमा अगर प्रोटीन होगा तो उसे तोड़कर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। मींस ब्रेकडाउन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। मींस कुछ हार्मोन जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो ये करते हैं कि अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये उसका विपरीत एक्शन करता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो बने बनाए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें तोड़ता है, ब्रेकडाउन करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद दूसरा इसका फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इंफ्लुएंस होगा। तो फैट मेटाबॉलिज्म पर इसका ड्यूअल इफेक्ट दिखता है। ड्यूअल इफेक्ट मींस दो प्रकार से प्रभाव दिखाई देता है, दोहरा प्रभाव। कैसे वो समझे? सबसे पहला इंफ्लुएंस तो ये होता है दैट इज फैट ब्रेकडाउन। ध्यान दें, दोहरा इंफ्लुएंस है, ड्यूअल इफेक्ट है। पहला होता है फैट ब्रेकडाउन फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट। मीन्स यह सेंट्रल, पेरिफेरल सभी प्रकार के बॉडी पार्ट के ऊपर से, फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट सभी प्रकार के बॉडी पार्ट के ऊपर से फैट का ब्रेकडाउन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहले पॉइंट को क्लियरली समझें। हमारे बॉडी में चाहे वो एक्सट्रीमिटीज की मस्कुलर स्ट्रक्चर हो, चाहे वो चेस्ट हो, एब्डोमेन हो, लेग्स हो, जहां पर भी फैट डिपोजिशन हो रखा है, जहां पर भी फैट जमा होगा उसका यह ब्रेकडाउन करवाने वाला है। मींस उसे तोड़कर ब्लड के अंदर लाने वाला है। तो पहला एक्शन तो यह हो गया, फैट ब्रेकडाउन फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट, हेड टू टॉय सभी बॉडी पार्ट के ऊपर से फैट का ब्रेकडाउन करवाकर उसे ब्लड में लाता है। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट ये देखने को मिलता है दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट। दूसरा इफेक्ट देखने को मिलता है दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, लेकिन केवल कहां पर? टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। इस पॉइंट को समझें। पहला तो इसने यह किया कि फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट से फैट का ब्रेकडाउन करवाया, लेकिन दूसरा इफेक्ट यह होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। मीनिंग यह है कि हार्मोन आएगा तो ऑल द बॉडी पार्ट से फैट को ब्रेकडाउन करवाकर ब्लड में लाएगा और वापस से फिर अलग अलग ऑर्गन्स में ये डिपॉजिट करवाने वाला है, जमा करवाने वाला है। डिपॉजिट कहां करवाएगा?
केवल और केवल सेंट्रल बॉडी पार्ट पर, मीन्स हमारा फेस हो गया, नेक हो गया, गर्दन वाला हिस्सा, चेस्ट, एब्डोमेन, ये जो सेंट्रल हिस्से हैं वहां पर फैट को डिपॉजिट करवाएगा। पहले तो सब जगह से तोड़ेगा, ब्लड में लाएगा और फिर ब्लड में उससे वापस रीडिस्ट्रीब्यूट, वापस जमा करेगा, वापस बांटेगा और वापस डिस्ट्रीब्यूशन करने के दौरान यह सेंट्रल बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फैट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट। पहला, फैट ब्रेकडाउन फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। तीसरा इफेक्ट होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता होगा कि कम करता होगा? तो आंसर यही होगा कि इंसुलिन ही ओनली ऐसा हार्मोन था जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है। बाकी हम कोई सा भी हार्मोन पढ़ें, वो सब के सब हार्मोन ब्लड शुगर लेवल पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं? इट कॉजेज द हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाता है। यह शुगर लेवल के मामले में इंसुलिन का एंटागोनिस्ट होता है। इंसुलिन जहां ब्लड शुगर लेवल को कम करने की कोशिश करता है, वहीं हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो होता है वह ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाता है, मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाता है। अब बात करते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया कैसे कॉज करवाता है, ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि शुगर लेवल को बढ़वाता है। तो यह दो तरीके से काम करता है। पहला होता है, दिस हार्मोन इंक्रीजेस द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर। यह किसको स्टिमुलेट करता है? यह ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। यह पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है। अब दोनों पॉइंट्स का मतलब समझे। पहला पॉइंट यह है कि यह हमारा जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम के प्रोसीजर को स्टिमुलेट करता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस से मतलब क्या है? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के प्रोसीजर को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे। मतलब अगर अमाइनो एसिड को तोड़कर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और हमारा ये हार्मोन जो होता है वह इस प्रोसीजर को इंक्रीज करवाता है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा अमाइनो एसिड कन्वर्ट होने वाले हैं ग्लूकोज के अंदर। अगर अधिक से अधिक अमाइनो एसिड या फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे तो ब्लड शुगर लेवल क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया कॉज होने वाला है। देन हमने दूसरा पॉइंट लिखा है कि इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब यह ग्लूकोज के पेरिफेरल यूटिलाइजेशन को कम करता है। इसका मीनिंग यह है, पेरिफेरल का मतलब होता है दूर वाले, मीन्स सेंट्रल और पेरिफेरल। हाथ पैर हो गए वो पेरिफेरल में आएंगे, और सेंट्रल की बात करें तो हमारा चेस्ट, एब्डोमेन, ये सेंट्रल में आते हैं। तो जो पेरिफेरल हाथ पैर वाले हिस्से हैं वहां पर ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। यूटिलाइज मतलब इस्तेमाल होना, यूज में आना, मेटाबोलाइज होना। तो यहां पर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन पेरिफेरल पार्ट में यूटिलाइजेशन को कम कर देता है, मीन्स हाथ पैरों के अंदर ग्लूकोज का इस्तेमाल कम होगा। अगर ग्लूकोज कम यूटिलाइज होगा तो फिर कहां रह जाएगा? ब्लड में ही रह जाएगा, और ब्लड में ही रह जाएगा तो इससे ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीमेंट दिखेगा और यह हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करने वाला है। तो यह था हमारा तीनों न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म के ऊपर हमारे ग्लूकोकॉर्टिकोइड का इन्फ्लुएंस। तीनों पर इन्फ्लुएंस क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव होगा। क्या इफेक्ट होने वाला है? प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा। दूसरा, फैट पर ड्यूअल इफेक्ट होंगे। पहला, फैट ब्रेकडाउन फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट, और दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। देन हमने कार्बोहाइड्रेट पर इन्फ्लुएंस पढ़ा कि यह हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर को करवाता है, और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को कम करवाता है।
अब आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म पर इन्फ्लुएंस के बाद में इसका दूसरा इफेक्ट होता है बोन्स के ऊपर। ध्यान दें, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन के अंदर हमारा पहला फंक्शन था इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। इसी पहले फंक्शन के अंदर ही 3 पॉइंट पढ़े थे, प्रोटीन पर, फैट पर और कार्बोहाइड्रेट पर। अब यहां हम डिस्कस करते हैं इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। इसका दूसरा फंक्शन होता है बोन्स के ऊपर। अब बोन्स पर इंफ्लुएंस यह होगा कि यह बोन के अंदर पाई जाने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं, ध्यान दें, बोन्स के अंदर पाई जाने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं, उन्हें हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन स्टिमुलेट करता है। अब ध्यान दें कि बोन्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। पहली ऑस्टियोसाइट्स, दूसरी ऑस्टियोब्लास्ट और तीसरी ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स तो बोन की बेसिक सेल्स हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वह उन बोन के ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन का काम करती हैं, उन पर कैल्शियम को लाकर जमा करवाती हैं, जिससे बोन की थिकनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं वह बोन के ऊपर से कैल्शियम का रिसॉर्प्शन करता है, मींस कैल्शियम को वहां से निकलवाता है और बोन को पतला बनाता है। तो यहां हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन आकर इन्हीं सेल को स्टिमुलेट करता है। इन सेल के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? इन सेल के स्टिमुलेट होने से बोन का रिसॉर्प्शन होगा। रिसॉर्प्शन का मतलब समझें, डिपोजिशन का मतलब होता है जमा होना और उसका अपोजिट वर्ड है दैट इज रिसॉर्प्शन। अगर बोन के ऊपर कैल्शियम आकर चिपकता है तो डिपोजिशन कहलाता है, और उन्हीं बोन्स के ऊपर से कैल्शियम टूट टूट कर निकलता है तो उसे हम रिसॉर्प्शन बोलते हैं। और बोन का रिसॉर्प्शन अगर होगा तो इस केस में बोन वीक होने लगेंगी, बोन वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। मींस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन जो होता है वह बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वीक बनाता है, तो आंसर होगा कि बोन को वीक बनाता है। बोन्स को वीक कैसे बनाता है? यह ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, जिससे बोन्स में से कैल्शियम निकल कर आने लगता है। निकल कर कहां आता है? ब्लड में आता है। तो फिर बोन्स के अंदर यह कम हो गया और इस वजह से बोन्स वीकनेस देखने को मिलने वाली है। एक इसका रूटीन एग्जाम्पल आप समझें, आप गांव में जितने भी बंगाली डॉक्टर्स देखते हैं वो जनरली हर बीमारी वाले पेशेंट्स में, चाहे कोई भी डिजीज कंडीशन हो, सबके अंदर आते हैं। और स्टेरॉइड मेडिकेशंस के एक्सेसिव यूज से पेशेंट में फ्रैक्चर होने, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं यह आप इस लॉजिक से समझ सकते हैं कि जितना स्टेरॉइड लगाएंगे उतना बोन्स के अंदर से कैल्शियम निकलेगा, हड्डियां कमजोर होंगी, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब अगर आपको यह फंक्शन समझ में आ गया है तो फिर आपसे एक सिंपल सा सवाल मैं पूछूं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर इस ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, ध्यान दें, ग्लूकोकॉर्टिकोइड मतलब अगर मैं कहूं कॉर्टिसोल, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो बढ़ जाए तो इस पेशेंट में सीरम कैल्शियम लेवल पर क्या इंफ्लुएंस होगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा या ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? अब आंसर सभी लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ने अब तक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से लगता है कि अगर कॉर्टिसोल ज्यादा है तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा स्टिमुलेट होंगी, जिससे हड्डियों में से कैल्शियम ज्यादा निकलने लगेगा, और हड्डियों में से निकलेगा तो कहां आएगा? ब्लड में आएगा, और ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ना चाहिए। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत जवाब है। इन दिस पेशेंट हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट अकर। जब कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने लगता है। अब ये कम कैसे हो गया, ये हम इसके अगले फंक्शन को समझकर क्लियर कर पाएंगे कि इस पेशेंट में कैल्शियम का लेवल कम क्यों हुआ। तो अगर आपको ये एक ही फंक्शन याद है बोन्स के ऊपर इंफ्लुएंस वाला, तो आपका ये आंसर गलत हो सकता है। अब अगला फैक्ट समझें। तीसरा फंक्शन होता है हमारे कॉर्टिसोल का किडनी के ऊपर। किसके ऊपर फंक्शन होगा?
किडनी पर अब तक किन किन पर प्रभाव समझ लिया है? पहला मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट, दूसरा बोन्स के ऊपर इफेक्ट और तीसरा होता है किडनी पर। अब किडनी पर इफेक्ट समझें। हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है यह किडनी के अंदर कैल्शियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। एक्सक्रीशन कहां करवाता है? यूरिन के अंदर करवाता है। तो अब अगर आपको ये किडनी के ऊपर इफेक्ट अगर याद है तो आप वहां पर आंसर समझ सकते हैं कि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन का किडनी पर है कि यह कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। एक्सक्रीशन कहां करवाता है? यूरिन में। तो अब ये बताइए कि हमारे पास में अगर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो फिर यह सीरम कैल्शियम को कैसे अफेक्ट करेगा? तो यहां लॉजिक ये लगाना है कि कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो किडनी से कैल्शियम का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा होगा और यूरिन में बहुत सारा कैल्शियम जाएगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। वहां पर ये लॉजिक भी आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि सर केवल किडनी पे इफेक्ट थोड़ी आएगा, बोन पर भी तो आने वाला है कॉर्टिसोल के बढ़ने पर, तो वहां पूरा लॉजिक समझें। जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो बोन्स के अंदर जाकर कैल्शियम का रिसॉर्प्शन करवाएगा। कैल्शियम टूटेगा तो हड्डियां कमजोर होंगी और कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। लेकिन ब्लड में आने के बाद भी कॉर्टिसोल का इफेक्ट जारी रहेगा और ब्लड में आने के बाद कॉर्टिसोल उसे किडनी के माध्यम से बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देगा। मींस आप ये दोनों पॉइंट समझ सकते हैं कि कॉर्टिसोल अगर ज्यादा है तो बोन्स भी कमजोर होंगी, उनमें भी कैल्शियम लेवल कम होगा और टूट कर अगर ब्लड में आएगा तो ब्लड से भी यूरिन में निकल जाएगा और ब्लड में भी कैल्शियम लेवल हमें कम ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखें कि अगर कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ता है तो सीरम कैल्शियम लेवल जो है वह कम होने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किडनी के ऊपर इन्फ्लुएंस के अलावा इसका अगला इफेक्ट हो सकता है ब्रेन के ऊपर। स्टेरॉइड का हमारा इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट यह होता है कि यह ब्रेन की अलर्टनेस और एक्टिवनेस को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? यह ब्रेन की अलर्टनेस और एक्टिवनेस को बनाए रखता है। मींस माइंड को कंसंट्रेटेड रखता है, स्टिमुलेटेड रखता है। किसी काम में कंसंट्रेशन बढ़ाने में हमारा स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन करने वाला है। तो ब्रेन पर फंक्शन याद रखें, यह ब्रेन की अलर्टनेस और एक्टिवनेस को इंक्रीज करता है। ब्रेन के ऊपर इफेक्ट के बाद में हम अगला इफेक्ट समझते हैं। अगला फंक्शन यह होता है कि इट कैन एक्ट लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इट कैन एक्ट लाइक द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इस सेंटेंस का मतलब समझें कि कॉर्टिसोल मतलब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है उनकी फंक्शनल स्पेशलिटी ये होती है कि ये कॉर्टिसोल हार्मोन सेम टू सेम वैसा इफेक्ट दिखा सकते हैं जैसा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड दिखाते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब एल्डोस्टेरोन, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पूरा डिटेल में। तो यहां पर एल्डोस्टेरोन की तरह फंक्शन दिखाना इसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो हम जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन समझ रहे हैं तो यहां याद होना चाहिए कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उनमें यह कैपेसिटी है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग वाला फंक्शन था हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड का, वो फंक्शन भी ये दिखा सकते हैं। तो इट कैन एक्ट लाइक द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्लियर? अब बात करते हैं अगले इफेक्ट के बारे में। अगला इफेक्ट होता है इट स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कैटाकोलामाइंस। अब बात करते हैं कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं। तो कैटाकोलामाइंस हमने एनाटॉमी के दौरान पढ़े थे कि जो हमारा एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है वहां से जो हार्मोन निकलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में, जिसे हम एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, डोपामिन के नाम से जानते हैं। तो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वह इन कैटाकोलामाइंस के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। कैटाकोलामाइन मींस एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, डोपामिन।
इनके फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, मींस इनके फंक्शनल एबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कैटेकोलामाइन जो भी काम करते हैं, क्या काम करेंगे? यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम मतलब हार्ट रेट बढ़ाना, बीपी बढ़ाना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को इंक्रीज करना, रेस्पिरेशन बढ़ाना, ये जो भी काम होते हैं उनके अंदर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जाकर उसे स्टिमुलेट कर देगा, उसे बढ़ावा देने वाला है। क्लियर? अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला फंक्शन होता है इट हैज इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट। इट हैज इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वह इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। कैसे सप्रेस करेंगे वो समझें। हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं यह टी लिम्फोसाइट्स की फंक्शनिंग को डिक्रीज कर देते हैं। किसकी फंक्शनिंग को डिक्रीज करेंगे? यह टी लिम्फोसाइट की फंक्शनिंग को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से यह इम्यूनोसप्रेसिव प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो यह फंक्शन याद रखें कि जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होंगे वह टी लिम्फोसाइट को सप्रेस कर देंगे और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का फंक्शन दिखाने वाले हैं। इसी फंक्शन को, जो कि इम्यूनिटी को कम करवाता है, वैसे हम आमतौर पर सोचें, जनरली अगर इस पर विचार करें तो हमें यह लगता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है अगर इम्यूनिटी को कमजोर करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो यह एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एक नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन इसी इफेक्ट का हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो समझें। जब भी किसी पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट किया है, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद यह संभावना, ये पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि जो रिसिपिएंट है, जिसकी बॉडी में किडनी लगाई गई है, उसका इम्यून सिस्टम उस ग्राफ्ट को, उस जो बाहर की किडनी लगाई गई है उसको अफेक्ट कर सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है, उसे मेटाबोलाइज करके खत्म कर सकता है। अब बात करें कि इम्यून सिस्टम उस बाहर से लगाए गए ऑर्गन को डैमेज ना करे, उसे रिजेक्ट ना करे, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम स्टेरॉइड थेरेपी चलाई जाती है। अब बात करें कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्टेरॉइड थेरेपी चलाने से क्या होगा, तो स्टेरॉइड जाकर उस पेशेंट में टी लिम्फोसाइट को डिक्रीज कर देगा, जिससे इम्यून पावर कमजोर हो जाएगा। अगर इम्यून पावर कमजोर होगा तो वह उस बाहरी ऑर्गन जो कि किडनी ट्रांसप्लांट की गई है उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट का हम पॉजिटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। और जनरल पेशेंट में अगर यह अधिक मात्रा में लिया जाए तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है। वो इम्यूनोसप्रेसिव का नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन इसी इफेक्ट की वजह से हम उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो ध्यान रखें कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं वह इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट दिखाने वाले हैं। देन बात करें, इट हैज एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। इट हैज एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। इसका मीनिंग यह है कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वह इंफ्लामेशन को कम करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ये देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट को कोई मधुमक्खी काटती है, कोई मधुमक्खी जब बाइट करती है, उस केस में हम उस पेशेंट में एविल डेक्सोना लगाते हैं। सभी ने सुना होगा, जब भी कोई सूजन आ जाती है, मधुमक्खी ने काटा है, तो आप एविल डेक्सोना लगाते हैं। एविल इज द एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन, वो वहां पर एंटी हिस्टामिनिक के तौर पर दी जाती है। और जो आपने डेक्सोना लगाया है, डेक्सोना इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द स्टेरॉइड। जो नेचुरली हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल है, वही लेबोरेटरी में बनाया गया है, उसको हम डेक्सोना के नाम से जानते हैं। तो यहां उस मधुमक्खी के काटने पर आप जो डेक्सोना लगाते हैं, वो डेक्सोना इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए लगाते हैं। तो यहां यह समझना है कि हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो बॉडी में रिलीज होते हैं वह एंटी इंफ्लामेटरी कैपेसिटी रखते हैं, सूजन को कम करने की, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने की कैपेसिटी रखने वाले हैं। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट फंक्शन यह होता है कि इट हेल्प्स द बॉडी ड्यूरिंग
all type of mental, physical and emotional stress। इसका मीनिंग समझें कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होते हैं यह बॉडी को हेल्प करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होता है, ध्यान से इस 9th फंक्शन को समझें कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी वजह से कोई मेंटल, कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस मीन्स मान लेते हैं कि एग्जाम का प्रेशर है, आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं तो आप मेंटली बहुत टेंशन में हैं, ये हो गया मेंटल स्ट्रेस। दूसरा फिजिकल स्ट्रेस से मतलब ये है कि आपको किसी हाथ पर चोट लग गई है, आपको बॉडी में कहीं पर इंजरी हो गई है, ये हो गया फिजिकल स्ट्रेस। और तीसरा इमोशनल स्ट्रेस से मतलब है कि कोई रिलेशनशिप से, कोई फैमिली मेंबर से डिस्टर्ब चल रहा है, तो ये हो गया इमोशनल स्ट्रेस। तो यहां किसी भी प्रकार का बॉडी में स्ट्रेस चल रहा है, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान बॉडी को नॉर्मल बनाए रखने में, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मैनेज करना, यह हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फंक्शन करने वाला है। मींस जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तुरंत वहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन में आएगा और बॉडी को संभालने की कोशिश करेगा। बॉडी को संभालने से मतलब यह है कि मेंटल स्ट्रेस के दौरान बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, उसको प्रिवेंट करना हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन होने वाला है। इसलिए हमने लिखा है इट हेल्प्स द बॉडी ड्यूरिंग ऑल टाइप ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। यह बॉडी को हेल्प करता है नॉर्मल रहने में, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल बनाए रखने में ड्यूरिंग ऑल द टाइप ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेसेस। तो ये हो गए हमारे टोटल 9 फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब ये 9 फंक्शन आपको प्रॉपरली याद रखने जरूरी हैं। अगर आप इन 9 फंक्शंस को प्रॉपरली याद रखते हैं तो आप इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। 9 फंक्शंस को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर हम डिसऑर्डर पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर पहला इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसका? प्रोटीन का। क्या होगा? प्रोटीन ब्रेकडाउन। दूसरा किसका? फैट का। फैट पर क्या इफेक्ट? पहले ऑल द बॉडी पार्ट से फैट का ब्रेकडाउन करना एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। देन तीसरा कार्बोहाइड्रेट पर इफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट पर क्या करवाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। कैसे करवाएगा? बाय द इंक्रीजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड बाय डिक्रीजिंग द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज। देन हमने बात कही बोन्स पर इफेक्ट के बारे में। किसको स्टिमुलेट करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा। उससे क्या होने वाला है? बोन रिसॉर्प्शन होगा और बोन रिसॉर्प्शन होने से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। देन हमने पढ़ा किडनी पर इफेक्ट के बारे में। किडनी पर क्या इफेक्ट है? इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन। कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। चौथा ब्रेन पर इफेक्ट। यह ब्रेन के अलर्टनेस और एक्टिवनेस को बनाए रखता है। पांचवा एक्शन है कि इट कैन एक्ट लाइक द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी एक्शन दिखा सकता है। छठा एक्शन है इट स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कैटेकोलामाइंस। जो भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन रिलीज होते हैं, यह उनके फंक्शंस को स्टिमुलेट कर देता है। और सातवां फंक्शन है इट हैज इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट। यह इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, यह इन्फ्लामेशन को भी ठीक कर सकता है और इट हेल्प्स द बॉडी ड्यूरिंग ऑल द टाइप ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। यह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के दौरान बॉडी को नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में रखता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस वजह से इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी कहा गया है। ध्यान रखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में ये जानकारी याद रखें, इसे हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं। हमने पिछली क्लास में एल्डोस्टेरोन को लाइफ सेविंग हार्मोन कहा था और आज हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोल दिया।
अब लाइफ प्रोटेक्टिंग क्यों कहा? क्योंकि यह हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो यह बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, इस वजह से इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन कहा गया है। अब बात करते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो था हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसे लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों कहा गया? तो उसका रीजन समझे। हमने एल्डोस्टेरोन को लाइफ सेविंग इसलिए कहा था क्योंकि एल्डोस्टेरोन को अगर बॉडी से हटा दिया जाए, कंप्लीटली एब्सेंट कर दिया जाए, तो एक पेशेंट का लाइफ सेव रह पाना, उसका जीवित रह पाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है? अगर मैं कहूं कि मेरी बॉडी में एल्डोस्टेरोन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? क्या हमारी बॉडी में सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा? तो आंसर होगा कि सर एल्डोस्टेरोन हटा दिया जाए तो सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा ही नहीं। तो अगर मैं कितना भी सोडियम खाता हूं, सारा का सारा सोडियम एक साथ यूरिन के अंदर बाहर निकल जाएगा। अगर यूरिन के अंदर सारा सोडियम निकल जाएगा तो फिर वाटर का क्या होगा? तो वाटर भी सारा यूरिन के अंदर निकल जाएगा। तो अगर मैं कितना भी पानी पीता रहूं और कितना भी सोडियम दिन भर खाता रहूं, क्या वो बॉडी में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सारा सोडियम और सारा वाटर ऑफ द बॉडी बाहर निकल जाएगा, जिससे व्यक्ति का जीवित रह पाना, सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बॉडी में जीवित रहने के लिए एल्डोस्टेरोन का होना जरूरी होता है। इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और इसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बॉडी को प्रोटेक्ट करने की वजह से इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर रखें। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो एल्डोस्टेरोन था, वो तो लाइफ सेविंग हार्मोन होता है और ये हमारा लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मीन्स हम किसका जिक्र कर रहे हैं? यहां पर हम कॉर्टिसोल को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहां हम समझते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से रिलेटेड क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो हर जितने हमने पहले हार्मोन्स पढ़े उसके आधार पर ही हम यहां बात करेंगे कि इस हार्मोन से रिलेटेड भी दो बीमारियां हो सकती हैं, दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहला या तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन और दूसरा हाइपो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। अब ध्यान दें, दो डिजीज कंडीशंस हैं। पहली डिजीज कंडीशन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन और दूसरी कंडीशन है हाइपो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन में दो डिजीज कंडीशन हो सकती हैं। या तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बॉडी में एक्सेसिव सिक्रीशन हो या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का डिक्रीज्ड सिक्रीशन हो। हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को समझते हैं। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम समझें कि इस बीमारी को हम कहते क्या हैं। तो ध्यान दें, इस बीमारी को हम बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। ध्यान दें, इस बीमारी को हम बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम और इसी बीमारी को हम एक और एडिशनल नाम से जानते हैं। इसे हम कुशिंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कुशिंग्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दें क्या डिस्कस कर रहे हैं, वापस से सुन लें। हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कितने डिसऑर्डर हैं? आंसर होगा दो डिसऑर्डर हैं। कौन कौन से? एक तो एक्सेसिव सिक्रीशन, दूसरा डिक्रीज्ड सिक्रीशन। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पहले पढ़ रहे हैं हाइपर सिक्रीशन, मींस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हाइपर सिक्रीशन को
हमने कुशिंग्स सिंड्रोम का नाम दिया है और साथ ही हमने ये लिखा है कि इसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसे हम कुशिंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं। तो एक तो होता है कुशिंग्स सिंड्रोम और एक होता है कुशिंग्स डिजीज। क्या ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं? क्या दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? उसे हम यहां डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो आपका मेडिकल साइंस में कुशिंग्स शब्द जो है वो 3-4 जगह पर देखने को मिलता है। एक तो होता है कुशिंग्स डिजीज, दूसरा होता है कुशिंग्स सिंड्रोम, तीसरा होता है कुशिंग्स ट्रायड और चौथा होता है कुशिंग्स अल्सर। अब 4 पॉइंट हमने लिखे हैं, ध्यान दें। कुशिंग्स सिंड्रोम हमारे टॉपिक का नाम जरूर है, लेकिन हम मेडिकल साइंस में, हम जो नर्सिंग में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मेडिकल सर्जिकल, उसके अंदर हमें कुशिंग शब्द 4 अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। तो हम एक बार चारों का मीनिंग डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे ये डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में क्या नाम है, क्या मतलब है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए 4 शब्द सुन लें। एक होता है कुशिंग्स डिजीज, कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स ट्रायड एंड कुशिंग्स अल्सर। तो यहां 4 नाम हमने लिखे हैं, इन चारों का मीनिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कुशिंग्स डिजीज के बारे में। इस पेशेंट के अंदर होता यह है, इन दिस कंडीशन एडिनोमा अकर्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहां हमने लिखा है कि इन दिस कंडीशन एडिनोमा अकर्स इन एंटीरियर पिट्यूटरी, और एडिनोमा अगर होगा तो क्या होगा? एडिनोमा होने से इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसीटीएच प्रोड्यूस होगा। सभी जानते हैं कि अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हो, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हो तो यह इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा, और एसीटीएच अगर इंक्रीज्ड अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो यह आकर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करने से कॉर्टिसोल का लेवल भी कैसा देखने को मिलेगा? कॉर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। मींस एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रॉब्लम कहां पर जनरेट हुई है? प्रॉब्लम जनरेट हुई है एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। प्रॉब्लम हुई है एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्या प्रॉब्लम हुई है? पेशेंट में एडिनोमा हो गया है। एडिनोमा मतलब हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो गया है। कहां हुआ है? एंटीरियर पिट्यूटरी में हुआ है। एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा होने से क्या प्रोड्यूस होने लग गया? इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसीटीएच प्रोड्यूस होने लग गया, और इस एसीटीएच ने जाकर किसको स्टिमुलेट किया? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इस कंडीशन को हम कुशिंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट के बारे में। हमारा दूसरा पॉइंट है कुशिंग्स सिंड्रोम। अब कुशिंग्स सिंड्रोम, इसके अंदर भी हमारे पेशेंट में क्या हुआ है? हमारे पेशेंट में एडिनोमा हुआ है, लेकिन एडिनोमा इस पेशेंट में कहां हुआ है? अकर्स इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एडिनोमा जो हुआ है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में हुआ है, पिट्यूटरी में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में एडिनोमा है तो वहां पर अगर ये हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है तो इस पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल कैसा होगा? तो अगर मैं कहूं कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही एडिनोमा हो गया है तो कॉर्टिसोल का लेवल तो निश्चित है कि वह ज्यादा होगा, क्योंकि एडिनोमा हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है, और हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में है तो इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होने वाला है। अब अगर मैं कहूं कि इस पेशेंट, ध्यान दें, थोड़ा दिमाग लगाने वाला पॉइंट है। हमने ये कहा कि इस पेशेंट के अंदर
एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी नॉर्मल है, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? इस पेशेंट में प्रॉब्लम है, एडिनोमा हो गया है, और प्रॉब्लम कहां पर हुई है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में हुई है। मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स में एडिनोमा हो गया है। एडिनोमा क्या करेगा? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा। अगर कॉर्टिसोल एक्सेसिव प्रोड्यूस करेगा तो ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल तो बढ़ गया, अब एसीटीएच का लेवल कैसा होगा? एसीटीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? तो यहां पर आंसर होना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर हमें एसीटीएच का लेवल कम देखने को मिलेगा। एसीटीएच कम क्यों? उसका रीजन यह है कि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स में एडिनोमा है, वो एक्सेसिव हार्मोन ब्लड में रिलीज करेगा, तो पिट्यूटरी के पास कौन सा फीडबैक जाएगा? जब बहुत सारा हार्मोन ब्लड में होता है तो हम कौन सा फीडबैक भेजते हैं? हम नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं कि और हार्मोन नहीं चाहिए। तो नेगेटिव फीडबैक जब पिट्यूटरी के पास जाएगा तो पिट्यूटरी एसीटीएच का प्रोडक्शन कम कर देगा, जिस वजह से इस पेशेंट में एसीटीएच का लेवल हमें कम देखने को मिलने वाला है। क्लियर? मतलब यह है कि प्रॉब्लम अगर पिट्यूटरी में हो तो उसे हम कुशिंग्स डिजीज बोलते हैं, और प्रॉब्लम अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में हो तो उसे हम कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी यह है कि इन दोनों कंडीशन के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो ज्यादा ही मिलता है, चाहे प्रॉब्लम हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में हो, चाहे प्रॉब्लम हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में हो, दोनों के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा मिलता है। ये दोनों में हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर लोकेशन का भी अंतर है, और साथ ही साथ एसीटीएच लेवल में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां कुशिंग्स डिजीज में एसीटीएच ज्यादा है, वहीं कुशिंग सिंड्रोम में एसीटीएच का लेवल कम होता है। तो ये हो गए हमारे कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के बारे में। तो यहां हमने जब ये 2 पॉइंट लिखे थे कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड मतलब कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकोइड मतलब कॉर्टिसोल। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल में कौन सी बीमारी कहेंगे? कुशिंग्स सिंड्रोम कहेंगे या कुशिंग्स डिजीज कहेंगे? तो यहां पर समझें, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल कुशिंग डिजीज में भी होता है और हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम में भी होता है। मींस दोनों कंडीशन हो सकती हैं। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल में कुशिंग्स डिजीज भी हो सकता है, कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। अंतर क्या है? एक में प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है, दूसरे में प्रॉब्लम एड्रिनल कॉर्टेक्स में है। अब अगर आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया हो तो अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। दिमाग में सोचें आंसर क्या हो सकता है संभावित, इस बारे में सोचें। क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट एक्सेसिव एक्सोजिनस स्टेरॉइड का यूज करता है, एक्सेसिव एक्सोजिनस से मीनिंग ये है कि जो मार्केट में रेडीमेड स्टेरॉइड मिलता है, चाहे डेक्सोना हो चाहे हाइड्रोकोर्टिसोन हो, कोई सा भी स्टेरॉइड जो बाहर मार्केट में मिलता है, वो अगर पेशेंट एक्सेसिवली इंजेक्ट करने लग जाए या टैबलेट्स खाने लग जाए, तब उसे कौन सी प्रॉब्लम होगी? कुशिंग्स डिजीज होगी या कुशिंग सिंड्रोम होगा। क्योंकि एक बात यहां पर क्लियर कर लें कि यहां पर ग्लूकोकॉर्टिकोइड नेचुरली तो कौन सा है? कॉर्टिसोल है, और जो सिंथेटिक बाहर मार्केट में मिलता है वो कौन सा है? वो डेक्सोना हाइड्रोकोर्टिसोन हो सकता है। तो यहां नेचुरली बढ़ने वाली कंडीशन में तो हमने रेस्पॉन्सिबल मान लिया कि या तो पिट्यूटरी रेस्पॉन्सिबल है या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर पेशेंट मार्केट में मिलने वाले स्टेरॉइड को एक्सेसिव मात्रा में खा ले तो तब जाकर उसमें कुशिंग्स डिजीज होगा कि कुशिंग सिंड्रोम होगा, तब उसे हम क्या मानने वाले हैं? तो यहां हमारा आंसर होगा कि एक्सेसिव एक्सोजिनस यूज करने पर उसे हम कुशिंग्स सिंड्रोम मानते हैं, कुशिंग्स डिजीज नहीं मानते हैं। कौन सा मानने वाले हैं? कुशिंग्स सिंड्रोम मानने वाले हैं। अब एक्सोजिनस यूज को हमने कुशिंग सिंड्रोम क्यों माना वो समझें। एक्सोजिनस का मतलब है बाहरी। तो आपने बाहर से रेडीमेड जो मिल रहा है वो स्टेरॉइड अगर बॉडी में लगाया
अगर वो स्टेरॉइड बॉडी में लगाया, बॉडी में स्टेरॉइड लगाते ही आपके अंदर कॉर्टिसोल मतलब स्टेरॉइड का लेवल कैसा हो जाएगा, ब्लड में स्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्लड में स्टेरॉइड का लेवल बढ़ेगा, जो कि आपने बाहर से लिया है, जब ब्लड में स्टेरॉइड का लेवल बढ़ेगा तो पिट्यूटरी के पास कौन सा फीडबैक जाएगा, तो जवाब होगा कि सर या तो स्टेरॉइड इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से बने या चाहे बाहर से आए। अगर सर्कुलेशन के अंदर स्टेरॉइड का लेवल बढ़ेगा तो पिट्यूटरी के पास एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचने वाला है, और नेगेटिव फीडबैक अगर पहुंचेगा तो एसीटीएच का लेवल कम हो जाएगा, और जब व्यक्ति बाहर से एक्सेसिव स्टेरॉइड लेता है तो उसमें स्टेरॉइड का लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन एसीटीएच का लेवल कम हो जाता है। इसलिए हमने यहां पर सही जवाब क्या माना है कि एक्सेसिव एक्सोजिनस यूज ऑफ स्टेरॉइड करने पर उसे हम कुशिंग्स सिंड्रोम मानने वाले हैं, कुशिंग्स डिजीज नहीं मानने वाले। डिजीज की विशेषता क्या है कि इसमें एसीटीएच भी ज्यादा होता है और कॉर्टिसोल भी ज्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो पॉइंट तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड ही थे, लेकिन ये दोनों जो वर्ड हैं वो हमारे एंडोक्राइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन नाम इनका मिलता जुलता है। कुशिंग्स नाम इनमें भी आता है, तो फिर यहां पर हम समझ लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। इतना याद रखें कि एंडोक्राइन के शब्द तो दो ही हैं, या तो कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग्स सिंड्रोम, लेकिन साथ में कुशिंग्स वर्ड इनमें भी आता है, तो इनका मीनिंग भी समझें। एक होता है कुशिंग्स ट्रायड। कुशिंग्स ट्रायड का मीनिंग होता है, ट्रायड मीन्स कितने सिम्टम, 3 सिम्टम। अब 3 सिम्टम कौन कौन से, पहला एस, दूसरा बी और तीसरा आई। एस का मतलब सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना, बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया और आई का मतलब इंपेयर्ड रेस्पिरेशन। अब मीनिंग समझें कि यहां कुशिंग्स ट्रायड का मतलब होता है, ट्रायड का मतलब होता है 3, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिम्टम। इन 3 सिम्टम का एक साथ कॉम्बिनेशन में दिखाई देना। कौन कौन से, एसबीआई नेमोनिक याद रखना है। एस का मतलब सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना, बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया और आई का मतलब इंपेयर्ड रेस्पिरेशन, मीन्स ब्रीदिंग का डिस्टर्ब हो जाना, ब्रेडिकार्डिया हो जाना और सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना। इन तीनों सिम्टम को हम कंबाइंडली तौर पर कुशिंग्स ट्रायड के नाम से जानते हैं। और ऐसा किन पेशेंट्स में होता है, इट अपीयर्स इन द पेशेंट ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी। जिन पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ होता है उन पेशेंट के अंदर ये 3 सिम्टम एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसे हम कंबाइंडली तौर पर कुशिंग्स ट्रायड के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो समझें। क्वेश्चन ये आएगा कि इंक्रीज्ड आई अंदर कौन कौन से सिम्टम दिखते हैं, तो आंसर हो सकता है कुशिंग्स ट्रायड देखने को मिलता है। कुशिंग्स ट्रायड में कितने सिम्टम, 3 सिम्टम। याद कैसे रखना है, एसबीआई पॉइंट याद रखें। एस का मतलब सिस्टोलिक बीपी का बढ़ जाना, बी का मतलब ब्रेडिकार्डिया और आई का मतलब होता है इंपेयर्ड रेस्पिरेशन। देन बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है कुशिंग्स अल्सर। अब कुशिंग्स अल्सर का मतलब होता है कि इसके अंदर पेशेंट के स्टमक के अंदर अल्सर डेवलप होता है, लेकिन स्टमक में अल्सर डेवलप होने का रीजन जो होता है वो होगा मेंटल स्ट्रेस। अब ध्यान दें कि कुशिंग्स अल्सर जो होता है उसमें होने वाला तो यह है कि पेशेंट के पेट में अल्सर बन गए। जैसे आपने पेप्टिक अल्सर का नाम सुना होगा कि जब एच पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है तो पेट के अंदर जो अल्सर बनता है उसे हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। यहां हमने नाम रखा है कुशिंग्स अल्सर। अब कुशिंग्स अल्सर तब होता है जब कोई पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में है। मान लिया जाए कि पेशेंट को कोई जीवन में बहुत टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है, कोई मानसिक तनाव चल रहा है। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर उसके पेट में अल्सर बन सकते हैं। उस अल्सर को हम कुशिंग्स अल्सर के नाम से जानते हैं। अब दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव की स्थिति में स्टमक में अल्सर क्यों बन गए? तो उसका रीजन यह है कि जब पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में होता है तो स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है।
मीन्स अगर टेंशन ज्यादा है तो पेट में एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, और दूसरा मेंटल स्ट्रेस होने पर आप खाना भी कम खाते हैं। मानसिक तनाव अगर है तो आप खाना कम खाएंगे, उल्टा एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो ये ज्यादा एक्सेसिव एसिड जो होगा यह स्टमक की लेयर्स के अंदर अल्सर पैदा कर सकता है, और इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से पैदा होने वाले अल्सर को हम कुशिंग्स अल्सर के नाम से जानते हैं। तो पेप्टिक अल्सर अलग है जो कि एच पाइलोराई के इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कुशिंग्स अल्सर के बारे में, यह मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है। तो यहां चारों मिलते जुलते शब्द कुशिंग्स डिजीज, कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स ट्रायड और कुशिंग्स अल्सर, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के काम के तो कौन से हैं? दो ही हैं, एक तो इंक्रीज्ड आईसीपी मतलब नर्वस सिस्टम का है, और ये मेंटल स्ट्रेस ये भी नर्वस सिस्टम का है। तो यहां पर ध्यान दें कि हम दो के बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। कुशिंग्स मिलता जुलता नाम था, इसलिए हमने चारों टर्म डिस्कस कर ली। यहां पर हम आगे पढ़ेंगे कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के बारे में। तो यहां हम हेडिंग लिखते हैं कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी मीन्स व्हाट मे बी द रीजंस फॉर द कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम। कुशिंग्स डिजीज और सिंड्रोम होने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं वो हम ईटियोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अगर आपने पिछला चार्ट जो हमने बनाया था ये अगर प्रॉपरली ध्यान दिया हो तो इसमें ईटियोलॉजी साफ साफ लिखा हुआ है। 3 ईटियोलॉजिकल पॉइंट हैं, अगर इन दोनों को मिलाकर हम कारणों की काउंटिंग करें तो पहला कारण तो ये रहा, दैट इज एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा कारण हो सकता है एडिनोमा इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और तीसरा कारण हो सकता है दैट इज एक्सोजिनस यूज ऑफ द स्टेरॉइड। तो यहां हम 3 ईटियोलॉजिकल फैक्टर लिख सकते हैं। पहला होता है एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा हो सकता है एडिनोमा इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और तीसरा हो सकता है एक्सेसिव एक्सोजिनस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो यहां जो हमने 3 कारण लिखे हैं उन तीनों का मीनिंग समझें। अगर एडिनोमा पिट्यूटरी में है तो एक्सेसिव एसीटीएच बनाएगा जिससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। दूसरा एडिनोमा इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है तो यह कॉर्टिसोल का लेवल बढ़वा सकता है, या फिर पेशेंट ने बाहर से रेडीमेड जो स्टेरॉइड्स हैं उनका एक्सेसिवली यूज लिया है, तो यह भी एक रीजन हो सकता है कुशिंग्स डिजीज या सिंड्रोम होने के पीछे। वैसे तीनों कारणों को हमने कंबाइनली लिखा है। इसमें से अगर आपसे पूछ लूं कि कुशिंग्स डिजीज का कारण कौन सा है और सिंड्रोम का कौन सा है, तो फिर पता होना चाहिए जो पहला लिखा है वो कुशिंग्स डिजीज का है। जो हमने यहां पढ़ा था एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये तो हो गया हमारा कुशिंग्स डिजीज का कारण, और बाकी दूसरा और तीसरा रीजन जो है ये होता है हमारे कुशिंग सिंड्रोम की वजह। क्लियर? या तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में एडिनोमा का होना या फिर एक्सेसिव एक्सोजिनस यूज ऑफ द स्टेरॉइड, ये हो गया हमारा कुशिंग्स सिंड्रोम के कारण, और पहला हो गया हमारा कुशिंग्स डिजीज का रीजन। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में कि क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन पेशेंट्स के अंदर जिनमें कुशिंग्स डिजीज या सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो अब बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स समझने के लिए आपको पूरे जो हमने 9 फंक्शंस पढ़े थे वो 9 फंक्शंस याद होना जरूरी है कि अगर आप फंक्शंस प्रॉपरली जानते हैं तो आप उसमें डिसऑर्डर में दिखाई देने वाले सिम्टम्स समझ सकते हैं। फंक्शन क्या क्या थे?
तो फंक्शन था हमारा पहला मेटाबॉलिज्म, दूसरा बोन, तीसरा किडनी, चौथा ब्रेन, पांचवा एक्ट लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, छठा स्टिमुलेट द कैटाकोलामाइंस, सातवां इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट, आठवां एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट और नौवां जो था वह मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस के दौरान बॉडी को नॉर्मल रखना। ये हमने 9 फंक्शन पढ़े थे। अब हमारे इस पेशेंट में क्या हो रहा है, हमारे इस पेशेंट में उस हार्मोन का लेवल बढ़ गया है, तो वो जो सारे फंक्शन हमने पढ़े थे वो भी कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और उन्हीं की वजह से पेशेंट में अलग अलग सिम्टोमेटिक अपीयरेंस आने वाला है। क्लियर? याद नहीं हो तो यहां पर हम आज ही पढ़े थे उनके बारे में याद कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म पर पहला इफेक्ट किस पर होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है। मींस अगर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है तो यह प्रोटीन का ब्रेकडाउन करवाता है। अब हम डिजीज की तरफ बढ़ें कि हमारे इस पेशेंट के अंदर हार्मोन का लेवल कैसा है, तो पेशेंट में हार्मोन का लेवल ज्यादा है, तो फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन अगर बहुत ज्यादा होगा तो पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम दिखाई देगा, दैट इज मसल वीकनेस। हमने पहला सिम्टम लिख दिया कि पेशेंट में मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। तो मसल वीकनेस का रीजन समझें कि पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जब भी रिलीज होता है यह प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। हमारी मसल्स किसकी बनी हुई हैं, प्रोटीन की बनी हुई हैं। तो जब हार्मोन एक्सेसिव होगा तो एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन करवाएगा, और जब एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो मसल वीकनेस देखने को मिल सकता है। दूसरे सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा एक्शन जो था वो था हमारा फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट। अब फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट था, ब्रेकडाउन ऑफ फैट फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट। ये फंक्शन वापस रिकॉल कर लें। हम डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। हमने डिसऑर्डर में पढ़ रहे थे कि हमारे पेशेंट के पास हार्मोन बहुत ज्यादा है, तो फिर बॉडी में फैट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इफेक्ट ये होगा कि ऑल द बॉडी पार्ट से एक साथ फैट का ब्रेकडाउन होने लग जाएगा। अगर ऑल द बॉडी पार्ट से फैट का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद क्या होगा, तो साथ ही साथ ये होने वाला है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट भी होगा, और इसकी वजह से पेशेंट में जो सिम्टम दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं ट्रंकल ओबेसिटी। कौन सी ओबेसिटी, उसे हम ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। अब ट्रंकल ओबेसिटी का मीनिंग समझें। ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब होता है मून फेस, दूसरा बफेलो हम्प, तीसरा पॉट बेली, और चौथा थीन एक्सट्रीमिटीज। इन चारों सिम्टम्स को मिलाकर हमने लिखा है ट्रंकल ओबेसिटी। अब पहले तो ट्रंकल ओबेसिटी का मतलब समझें। ओबेसिटी का मतलब मोटापा, और ट्रंक का मतलब होता है धड़। ट्रंक मींस धड़, आपका यहां जो ये हिस्सा है बीच वाला जो धड़ वाला पार्ट है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो पेशेंट के अंदर मोटापा हुआ है, लेकिन मोटापा केवल ट्रंक वाले पार्ट पर हो रहा है, केवल धड़ वाले पार्ट पर हो रहा है। अब क्या हाथ पैर में मोटापा नहीं हो रहा, तो जवाब होगा कि हाथ पैर में मोटापा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, हुआ यह था कि जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा तो पूरे बॉडी पार्ट से फैट का ब्रेकडाउन होने लग गया। पूरे बॉडी से फैट का ब्रेकडाउन होकर वो ब्लड में आ गया। फिर ब्लड में आने के बाद कॉर्टिसोल ने दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट वापस से बांटना शुरू किया, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसने सेंट्रल बॉडी पार्ट के ऊपर फैट को जमा करवाना शुरू कर दिया। अब सेंट्रल बॉडी पार्ट पर फैट जमा होगा तो क्या होगा, फेस के ऊपर अगर फैट जमा हो जाए तो फेस कैसा दिखाई देगा, राउंड। अगर यहां चारों तरफ फैट जम जाए तो फेस एक राउंड शेप दिखाई देगा, और उसे हम बोलते हैं मून फेस, मींस
चंद्रमा की तरह, मून की तरह फेस दिखाई देना, गोल मटोल चेहरा दिखाई देना, उसे हम मून फेस बोलते हैं और यह कुशिंग सिंड्रोम का सिम्टम है। तो इसका मतलब आगे से याद रखें कि अगर आपको कोई चांद से मुखड़े वाली दिखाई दे, मून फेस में चांद से मुखड़े वाली दिखाई दे, तो मतलब है उसको बीमारी है। और कौन सी बीमारी है? उसे कुशिंग सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है। तो यहां आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है बफेलो हम्प। हम्प का मतलब होता है कंधे। ये जो कंधे वाला हिस्सा है, अगर वहां पर भी बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाती है तो व्यक्ति भैंस की तरह दिखने लगता है। तो इस वजह से उसके शोल्डर्स पर, यहां गर्दन के पास कंधों वाली जगह पर फैट जमा हो जाना, क्योंकि कंधे भी सेंट्रल बॉडी पार्ट के अंदर आते हैं, तो यहां पर भी फैट डिपोजिशन होने से भैंस की तरह कंधे दिखाई देंगे, जिसे हम बफेलो हम्प के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है पॉट बेली। अब पॉट का मतलब होता है मटका और बेली का मतलब होता है एब्डोमन। क्लियर? आपने बेली डांस तो देखा ही होगा, एब्डोमन के अंदर जो दिखाते हुए डांस करते हैं उसे हम बेली डांस बोलते हैं। तो यहां पर पॉट बेली का मतलब समझें, बेली का मतलब एब्डोमन और पॉट का मतलब मटका। तो इस पेशेंट में, कुशिंग सिंड्रोम वाले में, उसका एब्डोमन जो है वो मटके की तरह दिखने लगता है। अब मटके की तरह एब्डोमन से क्या मतलब है, क्यों दिखाई देता है, उसका मीनिंग समझें कि जब फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल बॉडी पार्ट होगा, जब सेंट्रल बॉडी पार्ट पर फैट का डिपोजिशन होगा तो एब्डोमन के ऊपर भी फैट जमा होगा, जिससे एब्डोमन बिल्कुल मटके की तरह गोल मटोल आगे की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। उसे हमने पॉट बेली का नाम दिया है। और चौथा पॉइंट लिखा है थीन एक्सट्रीमिटीज। अब थीन एक्सट्रीमिटीज से मतलब है हाथ पैर बिल्कुल पतले दिखाई देंगे। अब हाथ पैर पतले दिखाई देने का रीजन क्या है? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उन हाथ पैर के ऊपर फैट जमा नहीं होगा। क्या ब्रेकडाउन के दौरान फैट टूटा था? तो आंसर होगा कि सर फैट ब्रेकडाउन तो ऑल द बॉडी पार्ट से हुआ था, तो हाथ पैर के ऊपर से भी फैट का ब्रेकडाउन तो हुआ होगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल सेंट्रल बॉडी पार्ट को हुआ होगा, हाथ पैर के ऊपर वापस फैट जमा नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब हाथ पैर बिल्कुल पतले दिखाई देंगे, मींस थिन एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगी। और इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर इन्हें हम ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। मून फेस होना, बफेलो हम्प होना, पॉट बेली का होना और थिन एक्सट्रीमिटीज का होना, इनको मिलाकर हम ट्रंकल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। और ट्रंकल ओबेसिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हमारे कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। यह था फैट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा सिम्टम हम पढ़ते हैं और तीसरा सिम्टम हम लिखेंगे फंक्शन को याद करके। तो याद करें कि फैट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव के बाद में हमारा स्टेरॉइड हार्मोन्स जो थे उनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट था। तो आंसर होगा कि सर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर यह प्रभाव होता है कि जब भी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है वह ब्लड शुगर लेवल को बढ़वाता है। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारे इस पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर लेवल हमारे इस पेशेंट के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल पर इंफ्लुएंस क्या होगा? तो आंसर यही होगा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने वाला है। तो इस पेशेंट के अंदर भी हमें हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम दिखाई देगा। तो ध्यान दें, हम जो एक एक सिम्टम लिखते जा रहे हैं वो फंक्शन को याद करके लिख रहे हैं कि हार्मोन नॉर्मली होता है तो कैसा काम करता है, उसी को याद करके हम लिखेंगे कि बहुत ज्यादा होगा तो वह क्या एक्शन दिखाने वाला है। तो नॉर्मली हार्मोन जब होता है तो शुगर को बढ़वाता है, हार्मोन बहुत ज्यादा है तो शुगर का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाने वाला है। अब याद करें कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया काफी लंबे समय तक, मतलब 6 महीने, 12 महीने, साल, 2 साल तक लगातार ऐसा हार्मोन बढ़ा रहा और शुगर का लेवल बढ़ता रहा तो क्या होगा? अगर लगातार ऐसा शुगर का लेवल बढ़ता रहा तो उस केस में लेटर कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस होने की भी संभावनाएं हैं, जिसे हम मेलाइटस के नाम से जानते हैं। डायबिटीज मेलाइटस वाला टॉपिक खोल के देखें, उसमें हमने प्राइमरी डायबिटीज और सेकेंडरी डायबिटीज कहा था और सेकेंडरी डायबिटीज के कॉजेस के अंदर लिखा था कुशिंग्स सिंड्रोम।
तो कुशिंग्स सिंड्रोम हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, और लंबे समय तक, कुछ महीनों या सालों तक जब हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन चाहिए, और कुछ दिनों बाद इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है, जिससे डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, जिसे हम सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हाइपरग्लाइसीमिया सिम्टम देखने को मिलता है। चौथा सिम्टम क्या दिखेगा, उसके लिए हमें फंक्शन को याद करना होगा। हमारा हार्मोन जो होता है जब भी नॉर्मली रिलीज होता है तो वह ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और बोन का रिसॉर्प्शन करवा के बोन को कमजोर करता है। अब यहां पर अगर आपको नॉर्मली हार्मोन का फंक्शन पता है तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे इस डिजीज वाले पेशेंट के अंदर अगर हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा है तो उसका बोन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सिंपल आंसर होगा कि अगर हार्मोन बहुत ज्यादा है तो वह बोन के अंदर जाकर ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा तो बोन के अंदर से कैल्शियम टूट टूट कर बाहर निकलने लगेगा, जिससे होगा ये कि पेशेंट के अंदर बोन वीकनेस देखने को मिलेगी। बोन वीकनेस के साथ साथ पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ पेशेंट के अंदर बोन पेन और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस रहने वाले हैं। तो ये जो हमने 3 अलग अलग सिम्टम लिखे उनकी वजह आपको क्लियर होगी। हमने 3 सिम्टम लिखे कि अगर स्टेरॉइड का लेवल बहुत ज्यादा है तो यह बोन के अंदर जाकर ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे बोन्स के अंदर से कैल्शियम टूटकर निकलने लगेगा, जिससे बोन कमजोर हो जाएंगी। बोन में पोर्स हो जाने की वजह से, छिद्र हो जाने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिससे बोन पेन होने लगेगा और बोन के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। अब अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लिख दिया तो क्या फ्रैक्चर भी फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल होता है? जैसे पीडियाट्रिक में जॉन्डिस पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, क्या ऐसे फ्रैक्चर भी 2 तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल? तो यहां अंतर समझें, फ्रैक्चर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल से अंतर यह है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं माना कि, और बाइक चलाते हुए आप बाइक से एक्सीडेंट के दौरान गिर जाते हैं और बाइक पूरी आपके हाथ पर आकर गिरती है और आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, वो तो एक प्रकार का नॉर्मल नेचुरल फ्रैक्चर है कि हड्डी की जितनी बोन की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा वेट उसके ऊपर पड़ा तो बोन का टूटना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि टूटेगा। वो तो होता है नॉर्मली फ्रैक्चर, जिसे आप फिजियोलॉजिकल या प्रेशर लगने की वजह से होने वाला फ्रैक्चर मान सकते हैं। तो फिर ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से मतलब यह है कि पेशेंट के अंदर जो डिजीज कंडीशन है और डिजीज कंडीशन की वजह से छोटे मोटे चलने के दौरान हल्का सा पैर मुड़ा और फ्रैक्चर हो गया, मींस प्रेशर ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं लगा था, हड्डियां बोन्स नॉर्मल होती तो नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस होने से हल्का सा प्रेशर पड़ते ही बोन का टूट जाना, उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। तो इस पेशेंट में ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के भी चांसेस हैं। बोन के बाद में अगला इफेक्ट होता है हमारा ब्रेन के ऊपर। फंक्शन की तरफ बढ़े तो बोन के ऊपर फंक्शन के बाद में किडनी पर फंक्शन, तो हम किडनी पर बात करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जब भी रिलीज होता है तो किडनी पर इफेक्ट यह पैदा करता है कि यह किडनी के अंदर से कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है। हमारे पास इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है? हमारे इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इस पेशेंट में हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है। अगर एक्सेसिव स्टेरॉइड होगा तो एक्सेसिव कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देगा, जिससे पेशेंट के अंदर क्या होने वाला है? हाइपरकैल्सीमिया की हाइपोकैल्सीमिया, तो पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा। ध्यान दें, पेशेंट की हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियों में से कैल्शियम निकलकर खून में आ रहा है, तो क्या तब भी ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कोर्टिसोल हार्मोन जब एक्सेसिवली सिक्रीट होता है तो वह
किडनी के अंदर जाकर कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है, अधिक से अधिक कैल्शियम एक्सक्रीट आउट होगा यूरिन के अंदर, जिससे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, किडनी पर इफेक्ट के बाद में हमारा हार्मोन का फंक्शन था ब्रेन के ऊपर। इट इंक्रीजेस द अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस ऑफ द ब्रेन। जब भी हार्मोन रिलीज होता है, ब्रेन को अलर्ट करता है, एक्टिवेट करता है, कंसंट्रेशन बनाए रखता है। तो हमारे इस मरीज के अंदर क्या होने वाला है, तो हमारे इस मरीज के अंदर अगर स्टेरॉइड का लेवल बहुत ज्यादा है तो ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिवेट होगा, जिससे इस पेशेंट के अंदर हमें इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग देखने को मिल सकता है। क्या क्या देखने को मिल सकता है? इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग देखने को मिलेगा। मींस पेशेंट के अंदर अगर स्टेरॉइड लेवल नॉर्मली होता तो वह ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव बनाए रखता। हार्मोन बहुत ज्यादा है तो ब्रेन ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, और ब्रेन का हाइपर एक्टिव हो जाना ब्रेन में इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग क्रिएट करवाने वाला है। ये तो हो गया ब्रेन के ऊपर एक्शन के बारे में। अगला सिम्टम हम समझते हैं। अगला सिम्टम समझने के लिए हमें अगला फंक्शन भी याद होना चाहिए, और हमारा अगला फंक्शन ये था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह एक्शन दिखा सकते हैं। मींस कॉर्टिसोल जो है वो एल्डोस्टेरोन की तरह काम दिखा सकता है। तो फिर अब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो गया तो क्या यह एक्सेसिव मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह काम दिखाएगा? तो बिल्कुल दिखाएगा। तो अब इस पेशेंट में अगर हम सिम्टोमेटिक अपीयरेंस की बात करें तो इस पेशेंट के अंदर एक्सेसिव कॉर्टिसोल का रिलीज होना एल्डोस्टेरोन की तरह भी फंक्शन दिखाएगा, और हाइपर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन में जो सिम्टम आते हैं वैसे ही सिम्टम इस मरीज में आएंगे, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल, सॉरी ध्यान दे, बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे एल्डोस्टेरोन की तरह ही एक्शन दिखाने लगता है, जिससे एल्डोस्टेरोन के बढ़ने वाले सिम्टम भी आएंगे। पिछली क्लास में हमने एल्डोस्टेरोन के बढ़ने वाले सिम्टम लिखे थे, तो बिल्कुल लिखे थे क्या क्या हो सकते हैं। एल्डोस्टेरोन बढ़ने पर क्या होता है? हाइपर नेट्रीमिया हो सकता है। हाइपर नेट्रीमिया के साथ साथ हाइपर वोलेमिया हो सकता है। हाइपर वोलेमिया के साथ साथ हाइपर टेंशन हो सकता है। हाइपर टेंशन के अलावा हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और साथ ही साथ इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्रिएट होने वाला है। अब ध्यान दें, हमने यहां पर 5 सिम्टम्स जो एक साथ लिख दिए हैं उनका रीजन समझें कि इन 5 सिम्टम के आने की वजह यह है कि जो हमारा इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल था, ध्यान दें, हमारा जो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल था उसने किसकी तरह एक्शन दिखा दिया? उसने एल्डोस्टेरोन की तरह एक्शन दिखा दिया, और एल्डोस्टेरोन की तरह एक्शन दिखाने की वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया, जिससे हाइपरनेट्रीमिया हो गया। वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया, जिससे हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन हो गए। पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ गया, जिससे हाइपोकैलेमिया हो गया, और एसिड का एक्सक्रीशन भी बढ़ गया, जिससे कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके अगले सिम्टम के बारे में। अगला सिम्टम क्या होगा वो समझते हैं। अगला सिम्टम समझने के लिए फिर हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इट एक्ट लाइक मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बाद अगला फंक्शन था कि इट स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कैटाकोलामाइंस। यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है यह कैटाकोलामाइंस के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है। कैटाकोलामाइन मतलब कौन से हार्मोन? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन जैसे जो हार्मोन हैं उनकी फंक्शनिंग को बढ़ाता है। अगर उनकी फंक्शनिंग बढ़ेगी तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? जब एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन का फंक्शन स्टिमुलेट होता है तो टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम आते हैं। तो हाइपरटेंशन तो हमने पहले ही लिख दिया था, जो हाइपर वोलेमिया की वजह से हाइपरटेंशन लिखा था, तो हमने यहां पर पल्स रेट का भी बढ़ना, हमने टेकिकार्डिया भी सिम्टम लिखा है। तो ये होता है
कैटेकोलामाइन हार्मोन्स के स्टिमुलेट होने की वजह से कि जब कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो वो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन उनके काम को भी बढ़ा देगा, जिससे टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं अगले सिम्टम के बारे में। अगला सिम्टम समझने के लिए अगला फंक्शन देखते हैं। इसका अगला फंक्शन होता है कि इट हैज इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट। मींस पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब बात करें कि अगर पेशेंट के अंदर हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो इम्यूनिटी कैसी होगी? इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिससे पेशेंट के अंदर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहने वाला है। तो यहां इंक्रीज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन लिखा है, उसका रीजन क्लियर होगा कि पेशेंट में इम्यूनिटी जो है वह कम होने लगती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ने की वजह से ही पेशेंट के अंदर हमें डिलेड वुंड हीलिंग भी देखने को मिलेगा। अब डिलेड वुंड हीलिंग का मतलब है घाव बहुत देरी से भरने वाला है। घाव देरी से क्यों भरेगा? जब भी कोई चोट लगेगी तो वहां तुरंत इन्फेक्शन लग जाएगा और घाव बिल्कुल बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इस वजह से घाव भरने में भी देरी देखने को मिलने वाली है, जिसे हम डिलेड वुंड हीलिंग के नाम से सिम्टम हमने लिखा है। क्लियर? ये तो हो गए सिम्टम्स के बारे में। अगला एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव दिखाता है। उसके ज्यादा एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव दिखा देने से कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम पैदा नहीं होगा। क्या? आगे से फंक्शन को देख लें, फिर हम डिस्कस करते हैं। हमने इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट के बाद पढ़ा था कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट दिखाते हैं, यह सूजन को कम करने में सहायक है। तो अगर हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होगा? ज्यादा सूजन कम हो जाएगी। तो सूजन कम हो जाने से कोई स्किन में गड्ढा तो पड़ेगा नहीं कि सूजन थी, हार्मोन नॉर्मल था तो सूजन कम करवा दिया, बहुत ज्यादा हार्मोन है तो अंदर गड्ढा ही करवा दिया, ये तो संभव नहीं है। तो यहां पर ऐसा कोई सिम्टम इस एक्शन की वजह से दिखाई नहीं देगा। और इट हेल्प्स इन द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस के दौरान हेल्प करता है। तो हार्मोन अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेस में हेल्प मिलेगी, ऐसा भी कोई विशेष लक्षण देखने को नहीं मिलता है। तो फंक्शंस के आधार पर हमने बहुत सारे जो सिम्टम्स लिखे थे उनको आपको याद रखना है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, घाव भरने, वुंड हीलिंग का टाइम भी डिले हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य सिम्टम के बारे में। अन्य सिम्टम यह है कि पेशेंट के अंदर अगर कुशिंग्स सिंड्रोम है, ध्यान दें, अगर कुशिंग सिंड्रोम है मींस एडिनोमा पार्टिकुलरली उस जोना फैसिकुलेटा लेयर में ही है, मींस एड्रिनल कॉर्टेक्स में ही है, तो केवल कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कुशिंग सिंड्रोम और डिजीज में अंतर है। मैं बात कर रहा हूं कुशिंग सिंड्रोम की। अगर कुशिंग सिंड्रोम हुआ है तो कुशिंग सिंड्रोम के केस में एडिनोमा उस पार्टिकुलरली एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक लेयर में ही हुआ है, जिससे अकेला हार्मोन बढ़ता है जो कि होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड। मींस हमारे मिनरलोकॉर्टिकोइड और हमारे एंड्रोजन्स पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, अकेला सिंगल हार्मोन बढ़ रहा था। लेकिन अगर मैं कहूं कुशिंग्स डिजीज के बारे में, कुशिंग्स डिजीज में प्रॉब्लम कहां है? एंटीरियर पिट्यूटरी में है। बहुत सारा ACTH अगर आएगा तो केवल वो मिडिल लेयर, केवल ग्लूकोकॉर्टिकोइड ही बढ़ेगा या तीनों लेयर्स का हार्मोन बढ़ेगा? तो जवाब यही होगा कि अगर ACTH ऊपर से एक्सेसिव मात्रा में आ रहा है तो जोना ग्लोमेरुलोसा भी स्टिमुलेट होगा, फैसिकुलेटा भी स्टिमुलेट होगा और रेटिकुलरिस भी स्टिमुलेट होगा, जिससे तीनों का लेवल बढ़ेगा और तीनों का लेवल बढ़ने वाले सिम्टम दिखाई देंगे। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड के बढ़ने पर और मिनरलोकॉर्टिकोइड के बढ़ने वाले सिम्टम तो हमने लिख दिए। अगर कुशिंग्स डिजीज होगा तो जोना रेटिकुलरिस भी स्टिमुलेट होगा, जिससे एंड्रोजन्स या सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा और सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने से सिम्टम आ सकते हैं। और सिम्टम ये होंगे कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज देखने को मिल सकती हैं। क्यों देखने को मिली? कि अगर कुशिंग्स डिजीज है, पिट्यूटरी से बहुत सारा ACTH आया, ACTH ने आकर एड्रिनल कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस को स्टिमुलेट कर दिया और रेटिकुलरिस के स्टिमुलेट होने से बहुत सारा एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स बने और जिस वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग या मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फीमेल्स के अंदर हिर्सुटिज्म भी देखने को मिल सकता है।
हिरसुटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी ऑफ द फीमेल्स। मीन्स मेल के अंदर, मीन्स हमारे अंदर तो फेस पर हेयर का होना, मीन्स दाढ़ी मूंछ का आना, बॉडी पार्ट्स पर हेयर्स का होना एक कॉमन होता है मेल में। लेकिन जब एंड्रोजन्स का लेवल फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो फीमेल के अंदर हेयर ग्रोथ होने लगती है, हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड द बॉडी पार्ट इन फीमेल्स। मीन्स फीमेल के अंदर फेस पर और बॉडी पार्ट पर अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है तो उसे हम हिरसुटिज्म बोलते हैं। और यहां हिरसुटिज्म की वजह है एंड्रोजन्स का बढ़ जाना। तो यहां हमने ये दोनों सिम्टम्स लिखे हैं, ये स्पेसिफिकली सिम्टम होते हैं कुशिंग्स डिजीज के। कुशिंग्स डिजीज मतलब जहां पर एसीटीए ज्यादा आ रहा है और तीनों लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन बढ़ रहे हैं, जिससे हमें ये सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये हमने 18 सिम्टम लिखे, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं हमारे कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को सिम्टम समझ में आ गए होंगे। सभी एक एक सिम्टम का रीजन पता रखें। पहला, मसल वीकनेस क्यों है? क्योंकि हार्मोन ज्यादा होता है तो प्रोटीन ब्रेकडाउन करवाता है, इसलिए मसल वीकनेस है। ध्यान से सुन लें, सबका रीजन लास्ट बोल रहा हूं, वैसे समय काफी हो चुका है लेकिन एक बार रिवाइज कर देता हूं। मसल वीकनेस इसलिए है क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है हार्मोन के ज्यादा होने पर। ट्रंकल ओबेसिटी क्यों है? क्योंकि हार्मोन जब ज्यादा होता है तो ऑल द बॉडी पार्ट से फैट का ब्रेकडाउन करवाता है और उसे सेंट्रल बॉडी पार्ट पर डिपॉजिट करवाता है, इसलिए सेंट्रल पार्ट में मोटापा रह जाता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेसिव कॉर्टिसोल शुगर लेवल को एक्सेसिवली बढ़ाता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। अब ये तीनों सिम्टम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल बोन के अंदर जाकर कैल्शियम को तोड़कर निकालता है, इसलिए हड्डियां कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में दर्द, फ्रैक्चर का हो जाना, ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया क्यों है? हमारा कॉर्टिसोल किडनी में जाकर बहुत सारे कैल्शियम को यूरिन में भेज देता है, जिस वजह से हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। देन हमने पढ़ा इरिटेबिलिटी एंड मूड स्विंग क्यों है? क्योंकि हमारा कॉर्टिसोल ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव रखता है। अगर एक्सेसिवली यहां पर कॉर्टिसोल होगा तो ब्रेन में इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग देखने को मिलेगा। ये पांचों सिम्टम हमने लिखे हैं ड्यू टू द एक्ट लाइक एल्डोस्टेरोन। जब कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो यह एल्डोस्टेरोन की तरह एक्शन दिखाता है, इसलिए हमने वो पांचों सिम्टम लिखे थे। अगला सिम्टम लिखा था कि हमारा कॉर्टिसोल कैटेकोलामाइंस के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, टेकिकार्डिया सिम्टम देखने को मिलेगा। अगले दोनों सिम्टम हमने लिखे हैं कि जब भी कॉर्टिसोल बढ़ता है इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे डिलेड वुंड हीलिंग और इंक्रीज चांसेस ऑफ इंफेक्शन देखने को मिल सकते हैं। देन हमने कहा कि कुशिंग्स डिजीज अगर हुआ है तो एंड्रोजन्स का लेवल भी ज्यादा होगा, और एंड्रोजन्स मतलब सेक्स हार्मोन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, और हिरसुटिज्म मतलब हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी ऑफ द फीमेल्स देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे कुशिंग्स डिजीज एंड सिंड्रोम के सभी 18 सिम्टम्स। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके डायग्नोसिस, इसके मैनेजमेंट के बारे में और बाकी अन्य बीमारियां जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाली हैं वो सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।